कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खास पहनावे में नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड की टोपी और मणिपुर का गमछा पहना। प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा के लिए पहले भी चर्चा में रह चुके हैं और 73वें गणतंत्र दिवस पर भी प्रधानमंत्री का पहनावा सुर्खियों में रहा। इस बार उन्होंने सर पर उत्तराखंड की टोपी और गले में मणिपुर का गमछा पहना। पीएम ने सर पर उत्तराखंड की जो टोपी लगाई, उसकी खासियत थी उस पर बना ब्रह्म कमल। ये वही फूल है जिसे प्रधानमंत्री केदारनाथ में पूजा के दौरान चढ़ा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जो टोपी पहनी, उसे देखकर देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की याद भी आ गई, क्योंकि वो अक्सर इसी तरह की टोपी पहने नजर आते थे। प्रधानमंत्री के ये टोपी पहनने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया और राज्य की संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। गणतंत्र दिवस पर केवल प्रधानमंत्री की टोपी नहीं बल्कि उनके गमछे ने भी लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि उन्होंने मणिपुर का पारंपरिक बुना हुआ गमछा पहना। इस गमछे का नाम लीरमफी है। पीएम पिछले साल दिसंबर के महीने में जब वाराणसी गए थे तो उस समय भी उन्होंने ऐसा ही गमछा पहना था। सौभाग्य की बात यह कि प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर पहले भी राज्यों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती पगड़ी या टोपी पहन चुके हैं। पिछले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने हलारी पग पहनी थी, जो गुजरात के जामनगर के राज परिवार ने उन्हें तोहफे में दी थी। जबकि 2020 में पीएम ने केसरिया रंग का एक पारंपरिक साफा पहना था। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कानपुर की किदवई नगर सीट से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को हिंसा के लिए उकसाते देखे गए। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी जाति या धर्म का नाम नहीं लिया। जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। किदवई नगर सीट से मौजूदा विधायक होने के अलावा वो इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये वीडियो भी उनके चुनाव प्रचार के दौरान का ही बताया जा रहा है। जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। और जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आया, समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में मंत्री आपराधिक प्रवृत्ति के हों, विधायक आपराधिक प्रवृत्ति के हों, कार्यकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति के हों, उस पार्टी के चाल और चरित्र को समझा जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से भी बीजेपी विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की। सौभाग्य की बात यह कि बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी इससे पहले भी अपने आक्रामक बयानों के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका बयान चुनावों के बीच आया। इसलिए न केवल विपक्ष को बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया, बल्कि चुनाव आयोग तक भी मामला पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस पर तोहफा मिला। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को अब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलेगी। इस फैसले के बाद अब उन्हें हफ्ते में 5 दिन ही काम करना होगा। राज्य सरकार अब 5 कार्य दिवस के प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। 73वें गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार से 3 दिनों के पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जालंधर और अमृतसर समेत कई जगहों पर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स टीम के सहायक कोच जे लेंटन को ही मैच खेलना पड़ गया। हुआ ये कि मैच से ठीक पहले जॉश फिलिप की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा। बड़ी खबर आई रूस से। अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद रूस ने यूक्रेन के पास और क्राइमिया में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। क्राइमिया यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। मतलब साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच रूस अपने तेवर दिखाना बंद नहीं कर रहा। यूक्रेन के बॉर्डर पर उसने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की फौज तो पहले ही खड़ी की हुई है। अब उसकी सेना ने यूक्रेन के पास और क्राइमिया में अभ्यास भी शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के जरिए अमेरिका से 30 साल पहले मिली उस हार का बदला ले रहे हैं जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। प्रियंका कांडवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, क्या पता चल रहा है इस ड्रिल के बारे में? जी किशोर, जिस तरीके से सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की हार हुई, अब माना जा रहा है कि यूक्रेन के बहाने रूस अमेरिका से बदला लेना चाह रहा है। यही कारण है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की कई चेतावनियों के बाद भी रूस ने यूक्रेन और क्राइमिया में अपनी 1 लाख ट्रूप को उतारा है, जो ड्रिल कर रहे हैं, जिनकी एक प्रदर्शन वीडियो भी रूस ने जारी की है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से व्हाइट हाउस की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से ये तक कह दिया गया कि पुतिन पर पर्सनल सैंक्शंस लग सकते हैं, उसके बावजूद रशिया ने अपने इन ट्रूप्स को उतारा है और इससे साफ है कि पुतिन जो है अब अमेरिका से बदला लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आहट है और उसके बीच रूस अपने तीखे तेवर दिखाना बंद नहीं कर रहा। अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उसके साथी देश
रूस को यूक्रेन पर हमला न करने की चेतावनी भी दे चुके हैं, हमला करने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन रूस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। अब रूस ने यूक्रेन के पास और क्राइमिया में मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी है। उस क्राइमिया में जिसे उसने करीब 8 साल पहले ताकत के बल पर यूक्रेन से हथिया लिया था। माना जा रहा है कि रूस का यह आक्रामक रवैया अमेरिका और यूक्रेन की बढ़ती नजदीकियों को देखकर गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेहद सोची समझी उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसे वो रूस की सत्ता संभालने के बाद बीते 21 साल से बना रहे हैं। शीत युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप में रूस के ठीक बगल में सत्ता के जो समीकरण बदले, पुतिन उन्हें बदलना चाहते हैं। वो पूर्वी और मध्य यूरोप में, मतलब पश्चिम में, अपने पड़ोस में एक ऐसा सिक्योरिटी जोन बनाना चाहते हैं जहां रूस की मर्जी के बिना एक पत्ता तक न हिले। इसके लिए रूस को अपने दुश्मन अमेरिका और उसके साथियों के मिलिट्री अलायंस नेटो को इस इलाके से दूर रखना जरूरी है, लेकिन रूस ये तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका पड़ोसी यूक्रेन उसके पाले में ना आ जाए, क्योंकि यूक्रेन खुद ही नेटो में शामिल होना चाहता है। इसलिए रूस ने यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उसके बॉर्डर पर अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं। असल में पुतिन ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आज से 30 साल पहले अपने देश की हुई उस शर्मनाक हार का बदला लेना चाहते हैं। ऐसा विश्लेषण है जिसने दुनिया में उसके रुतबे को हमेशा हमेशा के लिए घटा दिया था। यह हार हुई थी 1991 में रूस के दुश्मन अमेरिका के हाथों। यह शीत युद्ध का दौर था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया मुख्य तौर पर 2 धड़ों में बंट गई थी। एक था ईस्टर्न ब्लॉक यानी पूर्वी धड़ा, जिसमें मध्य और पूर्वी यूरोप और एशिया के सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट देश थे। इस धड़े की अगुवाई कर रहा था सोवियत संघ। दूसरी तरफ था वेस्टर्न ब्लॉक यानी पूंजीवाद की हिमायत कर रहा पश्चिमी धड़ा। अमेरिका इस धड़े को लीड कर रहा था। इस शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों मैं बड़ा या तू बड़ा की लड़ाई में उलझे थे। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूट गया, अमेरिका ने उसे हरा दिया, और जो दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था सोवियत संघ, उससे यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे 15 देश टूटकर अलग हो गए। सोवियत संघ का नक्शे से वजूद मिट गया, मतलब दुनिया की महाशक्ति ही टुकड़े टुकड़े हो गई और उसने अपना रुतबा खो दिया। सोवियत संघ का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उससे लड़ना किसी एक देश के बस की बात ही नहीं थी, लेकिन शीत युद्ध की हार ने अमेरिका के सामने उसका कद छोटा कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने तेजी से रूस के पड़ोस में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। यह हुआ नेटो के जरिए। सोवियत संघ के टूटने के बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे रूस के पड़ोसी नेटो का हिस्सा बन गए। इतना ही नहीं, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया जैसे देशों को भी नेटो ने अपने संगठन में शामिल करवा लिया। ये देश सोवियत संघ के टूटने से पहले उसकी अगुवाई वाले ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हुआ करते थे। रूस की अगुवाई वाले नेटो का सदस्य बनने का मतलब है अमेरिका की टीम में शामिल होना, यानी अमेरिका ने रूस को उसके इलाके में ही घेर लिया, क्योंकि नेटो का सदस्य बनने पर अमेरिका और दूसरे मेंबर देशों की सेनाएं उस देश में तैनात हो सकती हैं, उसकी सेना के साथ मिलकर ड्रिल कर सकती हैं। नेटो के सदस्य देश हथियार और मिलिट्री ट्रेनिंग भी साझा करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह कि नेटो के किसी भी सदस्य पर अगर हमला हो तो उसके बाकी सभी सदस्य देश एकजुट हो जाते हैं। इसी वजह से रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल न हो, क्योंकि फिर तो वो अपने पड़ोस में अमेरिका के साथियों से बुरी तरह घिर जाएगा। और तो और उसकी मांग यह भी है कि नेटो पूर्वी यूरोप में यानी रूस के पड़ोस में अपना विस्तार रोक दे और पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों से नेटो की सेना हटाई जाए। यानी व्लादिमीर पुतिन मध्य और पूर्वी यूरोप में रूस को वो दबदबा दिलाना चाहते हैं जैसा कि सोवियत संघ का हुआ करता था। पुतिन का मानना है कि सोवियत संघ का टूटना बीती सदी की सबसे बड़ी तबाही थी, इसलिए वो सोवियत संघ का खोया गौरव रूस को वापस दिलाना चाहते हैं। इसे वो कहते हैं नया रूस, न्यू रशिया, और इस नए रूस को खड़ा करने की तैयारी पुतिन 21 साल से कर रहे हैं। वो लगातार और एकदम प्लान तरीके से अमेरिका से कोल्ड वॉर की, शीत युद्ध की शर्मनाक हार का बदला लेने में जुटे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने यूक्रेन को साधने की रणनीति जमीन पर उतारनी शुरू कर दी। लेकिन यूक्रेन ही क्यों, तो रूस और यूक्रेन का इतिहास एक ही है। आज से नहीं, 9वीं सदी से। यूक्रेन 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उसका और रूस का समाज और संस्कृति भी जुड़ी हुई है। यूक्रेन में रूसी भाषा भी बोली जाती है और रूस और यूक्रेन के बहुत से लोगों के पारिवारिक रिश्ते भी हैं। मतलब बात सिर्फ पड़ोसी होने की ही नहीं है,
इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मानते हैं कि रूस के लोग और यूक्रेन के लोग एक ही देश हैं। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कह चुके हैं कि यूक्रेन के एक अलग आजाद देश बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो मानते हैं यूक्रेन को रूस से अलग करना शीत युद्ध में हुई एक गलती थी, और जब गलती थी तो उसे सुधारने के लिए अब उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मतलब रूस यूक्रेन को अलग देश के तौर पर देखता ही नहीं, उसे अपना ही हिस्सा मानता है, तो वो उसे नाटो में तो क्यों शामिल होने देगा। इसलिए पुतिन ने उसे नाटो का हिस्सा बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सौ बात की बात यह कि एक साल पहले अमेरिका की संसद में एक बिल पास हुआ था जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया था। मतलब कि सोवियत संघ के टूटने के बाद दुनिया में समीकरण इतनी तेजी से बदले कि लड़ाई अमेरिका बनाम रूस नहीं बल्कि अमेरिका बनाम चीन की हो गई, जबकि इससे पहले चीन पिक्चर में कहीं था ही नहीं। यह रूस के घटे हुए कद का इशारा था। यह भी एक वजह है कि पुतिन पूर्व में रूस की अगुवाई में चलने वाला वैसा ही ब्लॉक फिर से बनाना चाहते हैं जैसा सोवियत संघ के वक्त में था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक ड्रोन के गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए जो इस कार्यक्रम में निकाली गई एक झांकी में शामिल हुए थे। तभी उनके ऊपर आसमान से उड़ता हुआ ड्रोन आकर गिर गया, जिससे वो दोनों घायल हो गए। ये देखकर उनके साथ झांकी में शामिल दूसरे कलाकार उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। तब तक वहां मौजूद पुलिस के जवान भी उनके पास पहुंच गए। फिर सबने मिलकर उन्हें सहारा दिया और उठाकर गाड़ी में बैठाया। इसके बाद तुरंत उन दोनों को अस्पताल भिजवाया गया। थोड़ा सर में चोट आई है, महिला और एक पुरुष है, तो उसको यहाँ महाकौशल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। इस हादसे की वजह से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। सौ बात की बात यह कि ड्रोन के गिरने के बाद पुलिस ने उसे उड़ा रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो ड्रोन की मदद से समारोह की तस्वीरें ले रहा था। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच में जुटी है कि यह हादसा कैसे हुआ। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और लेफ्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था, जिनमें बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और लेफ्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम भी शामिल था। लेकिन अगले ही दिन सीपीआईएम के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि उन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ है। पता चला कि इससे पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बयान दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई, लेकिन अगर ऐसा है तो वो ये पुरस्कार लेने से इनकार करते हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय की ओर से सुबह ही उनके घर पर फोन किया गया था और बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी ने फोन उठाया था, जिन्हें इसकी जानकारी दी गई थी, और तब उन्होंने पुरस्कार लेने से मना नहीं किया था। सो बात की बात है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य को एक दिन पहले ही पद्म पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इस सम्मान को लेने से इनकार उन्होंने अगले दिन किया, जिसके पीछे तक तर्क यह दिया गया कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय की ओर से उनके घर यह जानकारी दे दी गई थी और तब उन्होंने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए थे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में शामिल घोड़ा विराट रिटायर हो गया। रिटायर होने से पहले यह घोड़ा गणतंत्र दिवस की परेड में आखिरी बार शामिल हुआ और उसे देखते ही प्रधानमंत्री उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसे प्यार से पुचकारा और थपथपाया। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में शामिल घोड़े विराट के पास प्रधानमंत्री जैसे ही गए वो उसकी गर्दन सहलाने लगे। वो जब उसे थपथपा रहे थे तो वहां राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री भी खड़े थे। उन्होंने भी विराट को उसी अंदाज में प्यार किया। अब राजस्थान में भी पाकिस्तान सीमा के पास बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम होगा। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा के पास भी बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगले महीने से बीएसएफ के जवान वहां अटारी बॉर्डर की तरह परेड करते नजर आएंगे। इसका मकसद वहां बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। हालांकि अभी यहां बीएसएफ के ही जवान होंगे, मगर कोशिश है कि वहां भारत पाकिस्तान के जवान आमने सामने ऐसा कार्यक्रम करें। उसी तरह का हम कार्यक्रम यहाँ पे अपना जैसलमेर इलाके में करने जा रहे हैं। भुवनेश्वर में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समंदर किनारे सैंड आर्ट बनाकर गणतंत्र दिवस की बधाई दी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर अपनी चीजें बेचने वाले एक व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही पुलिस ने इस मामले में अमेजॉन को भी नोटिस भेजा। आरोप है कि कुछ चीजें बेचने के लिए तिरंगे का आपत्तिजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया। कंपनी को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। खबर है कि लसिथ मलिंगा श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी सलाहकार कोच बन सकते हैं। वहां की क्रिकेट सलाहकार समिति ने उनके नाम की सिफारिश क्रिकेट बोर्ड से की। राजस्थान में जगन गुर्जर नाम के एक डकैत की कांग्रेस विधायक को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में डकैत जगन गुर्जर ने विधायक को जान से मारने की धमकी दी।
और दावा किया कि कांग्रेस विधायक ने उसके साथ मिलकर बीजेपी के एक नेता की हत्या की साजिश रची थी। प्रशासन रोक, जब पता पड़े मोन ली 5 मिनट के लिए मैं तुझे तमाशा दिखा दूंगा, जगह गुजर क्यों होते हैं। इसके बाद कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो डकैत जगन गुर्जर को चुनौती देते दिखे। चूहे की तरह डर कर आई बैठ चुका है, अगर इसमें हिम्मत है तो आए ना छोड़े मुकाबला करने के लिए क्यों नहीं आता। डकैत जगन गुर्जर की धमकी का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। सहयोग करने वाले और वीडियो वायरल करने वालों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही जगन गुर्जर उसकी गिरफ्त में होगा। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस विधायक को धमकी देने के बाद डकैत जगन गुर्जर पर पुलिस की सख्ती बढ़ गई। पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित करने के साथ ही उसके कब्जे से 50 बीघा सरकारी जमीन छुड़ाने का भी दावा किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोयले की खदान में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि 5 लोग कोयला चोरी करने वहां पहुंच गए थे, जिनमें 4 कोयले की खदान में दब गए और उनकी जान चली गई, जिसके बाद कोयले के नीचे दबे उनके शवों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले पुलिस और प्रशासन की टीम को वहां जुटी भीड़ को दूर करना पड़ा। इसके लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई, जिसने मिट्टी के ढेर को अपने रास्ते से हटाने के बाद कोयले के नीचे दबे शवों को एक एक कर बाहर निकालने में मदद की। बाद में 4 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। सौभाग्य की बात यह कि कोयले की चोरी के लिए खदान में पहुंचे 5 में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई गई। वो अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड से। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने कोटद्वार से रितु खंडूरी को मैदान में उतारा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी हैं। रितु खंडूरी यमकेश्वर सीट से विधायक हैं, लेकिन इनको वहां से टिकट नहीं दी गई, मतलब उनकी सीट इस बार बदल दी गई। इसके अलावा 4 मौजूदा विधायकों की टिकट भी कट गई है। इनमें रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल का नाम भी शामिल है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, क्या पता चल रहा है? और जी किशोर, जिस तरीके से पिछली जो लिस्ट आई थी उसमें 10 सिटिंग विधायकों की टिकट काटी थी, जिसमें खुद जो बीसी खंडूरी की बेटी है रितु खंडूरी, यमकेश्वर से इनकी सीट को काटकर रेणु बिष्ट को दिया गया था और उसके बाद काफी नाराजगी भी नजर आ रही थी। इसी वजह से इनको कोटद्वार की सीट दी गई है और इस बार भी 4 सिटिंग विधायकों के टिकट को काटा गया है। नई पूरी लिस्ट तैयार की गई है। इसके साथ ही इन बीजेपी की लिस्ट के अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस में भी कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। हरीश रावत की सीट को लेकर भी संशय बना हुआ है। जी शुक्रिया आपका प्रियंका। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुछ लोगों ने समंदर के अंदर तिरंगा लहराया। ऐसा करके उन्होंने देश के लिए अपना प्यार और सम्मान जाहिर करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें वो लोग समंदर के अंदर रंग बिरंगी मछलियों के बीच तिरंगा लहराते दिखे। कभी पानी के अंदर तो कभी ऊपर उन्होंने समंदर में घूम घूम कर तिरंगा लहराया और उसकी शान बढ़ाई। एक नाव पर चढ़कर भी वो लोग देश का झंडा लहराते दिखे। समाजवादी पार्टी ने रेप केस में सजा काट रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया है। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद महाराजी ने बताया कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को फंसाया गया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की जगह इस बार समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है, क्योंकि रेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में बंद है। 50,000 वोटों से हम जीत रहे हैं अमेठी में। IMF का कहना है कि भारत इस साल ग्रोथ रेट के मामले में अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ सकता है। IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP बढ़त दर 9% रहने का अनुमान जताया। खबर है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच ATP दुबई टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। ये टूर्नामेंट अगले महीने 21 से 26 फरवरी के बीच खेला जाएगा। इससे पहले जोकोविच को वैक्सीन नहीं लगवाने और वीजा विवाद के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लिए बगैर वापस भेज दिया गया था। बीजेपी में शामिल हुए RPN सिंह की तस्वीर पर झारखंड के धनबाद में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कालिक पोत दी। वहां कांग्रेस दफ्तर में बाकी नेताओं के साथ RPN सिंह की तस्वीर भी लगी हुई थी, क्योंकि वो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी भी थे। लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज है। पूरा विश्वासघात किया है, बहुत ही खराब काम किया है। कच्चे तेल की कीमतें पिछले करीब 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 2014 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह UAE के तेल के ठिकानों पर विद्रोहियों के हमले तो हैं ही। इसके अलावा यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका को भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह माना जा रहा है।
दिसंबर के बाद से अभी तक कच्चा तेल करीब 30% तक महंगा हो चुका है, जिसके बाद कच्चा तेल $88 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। लेकिन जानकार यह भी अनुमान जता रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें आने वाले कुछ महीनों में $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का 84% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। मतलब कच्चा तेल महंगा होने का सीधा मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई उछाल नहीं आया है। दीपावली पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की थी। उसके बाद से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पूरे देश में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सौभाग्य की बात है कि नवंबर में दिवाली के बाद कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से गिरने लगी थी। कच्चा तेल $68 तक चला गया था। इसीलिए कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद अभी तक भारत में पेट्रोल डीजल पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। वतन की सरजमीन से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं। वतन की सरजमीन से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं। खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। सौभाग्य की बात कही जोश ने, भलाई ये कि आजादी से उल्फत तुम भी रखते हो, बुराई ये कि आजादी से उल्फत हम भी रखते हैं। मिलते हैं कल।